हेलो एवरीवन। अच्छा, हमने पिछली क्लास में एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 54 हमने सारी कवर करी थी। 6 एग्जेम्पशंस थी। सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, EE और F। मैंने आपको कहा था ना, 2 पॉइंट्स अभी हैं जो हमें करने हैं और वो क्या है, ध्यान से सुनना। ये ना उसी एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 का ही पार्ट है, ठीक है। अब सुनना क्या, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। मैं आपको ना थोड़ा सा केस समझाता हूँ कि कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का केस क्या है। जरा ये देखना, ये देखो, ध्यान से मेरी बात समझनी है। एग्जाम्पल, चलो थोड़ा सा ना जरा बात करते हैं सेक्शन 54 की। सेक्शन 54 की सुना, ध्यान से देखो। अच्छा, सेक्शन 54 में क्या था, मिस्टर ए के पास, बताओ क्या है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है। वो क्या करता है, वो ये रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी मिस्टर बी को सेल करता है, यानी ट्रांसफर करता है। कब? 1920 फाइनेंशियल ईयर में उसने ये हाउस प्रॉपर्टी बी को क्या कर दी, ट्रांसफर होने पे, ट्रांसफर करने पे उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज उसे 2.5 करोड़ रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एग्जांपल के तौर पे 2.5 करोड़ का उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। अब सेक्शन 54 ने क्या कहा था, अगर आप इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को क्या करवाना चाहते हो, एग्जेम्प्ट करवाना चाहते हो। अगर एग्जेम्प्ट करवाना चाहते हो तो इस 2.5 करोड़ रुपए को आप क्या कर दो, इन्वेस्ट कर दो। 2.5 करोड़ रुपए को क्या कर दो, इन्वेस्ट, है ना। अच्छा, इन्वेस्ट कहां पर कर दो, सुनो, इन्वेस्ट कर दो, या तो आप इस 2.5 करोड़ रुपए से परचेज कर लो, ठीक है। क्या क्या परचेज कर लो, एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी क्या कर लो, परचेज, या आप इस पैसे से कंस्ट्रक्ट कर लो। क्या? एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी क्या कर लो, आप कंस्ट्रक्ट कर लो, है ना। यही चीज कही थी आपके सेक्शन 54 ने। अच्छा, फिर सेक्शन 54 ने एक बात और कही, परचेज करना, परचेज कब तक करना है, 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं 2 साल, 2 साल मान के चलते हैं, है ना। 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। और कंस्ट्रक्शन के लिए कितना टाइम दिया था, 3 साल। चलो अब यहां से थोड़ी सी आगे की बात करेंगे, मेरी बात सुनना। अब क्या हुआ, देखो देखो, सपोज मिस्टर ए ने ये रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर 19-20 में करी थी, ठीक है। चलो डेट अज्यूम कर लेते हैं, 19-20 में उसने ट्रांसफर करी, सपोज 15 जून 19 को ट्रांसफर करी, डेट ऑफ ट्रांसफर 15 जून 19 तक। तो उन्होंने कहा है आपके पास परचेज करने के लिए 2 साल हैं फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो 15 जून से अगर मैं 2 साल देखूं तो आपके पास 15 जून 21 तक का समय है परचेज करने का, और 1 साल फालतू है कंस्ट्रक्शन करने का। मतलब 15 जून 22 तक आप क्या कर सकते हो, आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। तो परचेज करने के लिए आपके पास टाइम है 15 जून 21 तक, और कंस्ट्रक्शन के लिए टाइम है 15 जून 22 तक। सुनो, अगर आप 15 जून 21 तक परचेज कर लेते हो या 15 जून 22 तक कंस्ट्रक्ट कर लेते हो, तो यह पूरा 2.5 करोड़ आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। यही कहा था सेक्शन 54 में। अब बात करते हैं, सुनो, अब इसी की आगे कंटिन्यूएशन की बात करूंगा, ध्यान से सुनना, सुनो ध्यान से। पता है अब सेक्शन 54 ने आगे क्या कहा,
सुनो, सेक्शन 54 ने आगे क्या कहा? सेक्शन 54 ने कहा आपने ये रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कब बेची? 19-20 में। 19-20 में बेची। सेक्शन 54 ने कहा ये बताओ 19-20 की रिटर्न ऑफ इनकम कब तक जाती है? ड्यू डेट क्या है? मैंने कहा 2 ड्यू डेट्स होती हैं, करीब है ना आपने, 31 जुलाई 2020 और 30 सितंबर 2020। ठीक है, चलो हम एक ही लेके चलते हैं। ड्यू डेट है सपोज 31 जुलाई 2020, ये ड्यू डेट है रिटर्न ऑफ इनकम की। ये आपकी रिटर्न ऑफ इनकम की बताओ क्या है ड्यू डेट? ठीक है, पता है अब गवर्नमेंट ने क्या कहा? सुनो ध्यान से सुनना। गवर्नमेंट ने कहा कि आपने ये रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 15 जून 19 को बेची है ना, तो सुनो ध्यान से, पहली कोशिश आप क्या करो, या तो आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर लो, या आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर लो टिल 31 जुलाई 2020। मतलब रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट से पहले पहले आप परचेज कर लो या कंस्ट्रक्ट कर लो। ठीक है, ये कोशिश करो पहले। वैसे तो मैं 15 जून 21 तक कर सकता हूं परचेज और 22 तक कर सकता हूं कंस्ट्रक्ट, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है पहली कोशिश ये करो कि ये पैसा आपका इन्वेस्ट हो जाए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम तक। मैं दोबारा बोल रहा हूं, गवर्नमेंट कह रही है एलटीसीजी का पैसा इन्वेस्ट हो जाए कब तक? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम तक ये पैसा क्या हो जाए? इन्वेस्ट। ठीक है, अच्छा अगर तो इन्वेस्ट हो गया तब तो वेल एंड गुड, फिर तो एग्जेम्पशन मिल जाएगी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या कहा? सुनो, गवर्नमेंट ने कहा अगर आपने ये पैसा, ये वाला 2.5 करोड़ इन्वेस्ट नहीं करा ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम तक, तो आप क्या करोगे? बैंक में जाओगे, बैंक के पास जाओगे और कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अकाउंट ओपन करवाओगे। कौन सी स्कीम में? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अकाउंट अपना क्या करवाओगे? ओपन। और इस कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में ये सारा पैसा 2.5 करोड़ क्या करवा दोगे आप? जमा करवा दोगे, डिपॉजिट करवा दोगे। यानी पता है गवर्नमेंट का कहना क्या है? गवर्नमेंट का कहना है आप इस पैसे को जेब में नहीं रख सकते। अगर आपने ड्यू डेट तक पैसा इन्वेस्ट कर दिया तब तो बहुत बढ़िया। अगर ड्यू डेट तक पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाए तो फिलहाल के लिए एक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अकाउंट ओपन करवा लो और ये 2.5 करोड़ उस अकाउंट में जमा करवा दो। ठीक है, हम आपको क्या दे देंगे? एग्जेम्पशन दे देंगे। लेकिन सुनो ध्यान से, तो मेरे को ना फिर एक बात समझ आई। सुनो, मुझे अब एक बात क्या समझ आई, या तो मैं 31 जुलाई 20 तक मैं परचेज कर लूं या कंस्ट्रक्ट कर लूं, या मैं परचेज कंस्ट्रक्ट ना करूं 31 जुलाई तक, बल्कि ये पूरा पैसा जमा करवा दूं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, तो मैं एग्जेम्पशन क्या कर सकता हूं? अपील कर सकता हूं। लेकिन गवर्नमेंट ने एक बात कही कि जो पैसा आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डालोगे ना, हम उस बेसिस पे आपको एग्जेम्पशन तो दे देंगे, लेकिन वो एग्जेम्पशन जो मिलेगी ना आपको, वो प्रोविजनल बेसिस पे मिलेगी। प्रोविजनल बेसिस पे मतलब टेम्पररी बेसिस पे आपको वो एग्जेम्पशन मिलेगी। मतलब आपको ना ये जो पैसा आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाला है ना 2.5 करोड़, इस पैसे का क्या करना है? इस पैसे का वही करना है जिस बेसिस पे हमने आपको एग्जेम्पशन दी थी। और सुनो, आपको इस पैसे को क्या करना पड़ेगा?
आपको ये पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम से निकालना पड़ेगा और इस पैसे से परचेज करनी पड़ेगी या कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी उसी टाइम लिमिट के अंदर अंदर। मेरे को बताओ, बात समझ आ रही है पक्का? तो मुझे ना एक बार बताओ, ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का कंसेप्ट क्या है? मैं दोबारा बोलता हूं, सुनो। पता है गवर्नमेंट का कहना क्या है? गवर्नमेंट का कहना है कि 31 जुलाई 20 तक, मतलब ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम तक, 31 जुलाई तक कोशिश करो कि आप या तो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर लो या आप कंस्ट्रक्ट कर लो। अगर कर लेते हो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो फिलहाल के लिए फॉर द टाइम बीइंग इस पैसे को जेब में नहीं रखना है, आप इस पैसे को जमा करवा दो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। अगर आप इस पैसे को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करवा देते हो तो हम आपको प्रोविजनल बेसिस पे क्या दे देंगे? डिडक्शन, एग्जेम्पशन दे देंगे अंडर सेक्शन 54। लेकिन आपको इस 2.5 करोड़ का करना क्या है? आपको यह पैसा फ्यूचर में कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम से निकालना है और इस पैसे को उसी काम के लिए यूटिलाइज करना है जिस बेसिस पे आपको एग्जेम्पशन दी गई थी। मतलब आपको इस पैसे से रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी या बनानी पड़ेगी उसी टाइम लिमिट के अंदर अंदर। पक्का? ठीक है, अब सुनो, अब आ जाओ एक रीडिंग मारते हैं। देखो क्या कह रहा है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का कंसेप्ट। यहां पर आओ, ये देखो, पढ़ते हैं एक बार। देखो, अंडर सेक्शन 54 और 54B और 54D और 54F, यानी मुझे ना फिलहाल पढ़ के एक बात समझ आई, 6 सेक्शंस मैंने करवाए थे जिसमें से 4 सेक्शंस के नाम लिखे हुए हैं। कौन कौन से नाम नहीं लिखे हुए? ईसी और ई का नाम नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब मुझे पता है क्या बात क्लियर हुई, 54 ईसी पे और 54 ई पे ये वाला स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 54 ईसी और सेक्शन 54 ई में आप पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा नहीं करवा सकते। ठीक है, ये पैसा जमा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में सिर्फ कहां पर होगा? 54 में, 54B में, 54D में, 54F में। ठीक है, अच्छा आप सुनो, अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54F कैपिटल गेन आर एग्जेम्प्ट। कैपिटल गेन्स क्या होते हैं? एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन, क्या लिखा हुआ है? स्पेसिफाइड असेट्स। अब सुनो, मेरे को बताओ जरा एक बार, अपने आप याद करो और मेरे को बताओ स्पेसिफाइड असेट कहा उसने? अपने आप बताओ। सेक्शन 54 में अभी किया, कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट कब होते हैं? अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो किसमें? या तो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करो या रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करो। तो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी क्या हो गया? स्पेसिफाइड असेट 54। अच्छा, 54B में आपको बताओ क्या बेच के क्या खरीदना होता है? याद करो 54B। 54B में अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बेच के अनदर एग्रीकल्चरल लैंड वेदर अर्बन और रूरल आपको क्या करना होता है? परचेज। तो एग्रीकल्चरल लैंड क्या हो गया? स्पेसिफाइड असेट। अच्छा याद करो 54D में क्या हुआ था? आपकी लैंड और बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, उसका क्या हुआ था? कंपल्सरी एक्विजिशन। अब मुझे बताओ क्या खरीदना क्या था? आपको परचेज करना था या कंस्ट्रक्ट करना था? अब सुनो क्या करना था, या तो लैंड और बिल्डिंग परचेज कर लो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए, या लैंड परचेज करके उसके ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर लो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए। तो ये हो गया स्पेसिफाइड एसेट। अच्छा 54F में आपने क्या बेचा था?
एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। और खरीदना क्या था या बनाना क्या था? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो वो हो गया स्पेसिफाइड एसेट विद इन स्पेसिफाइड टाइम। अपने आप बताओ जरा, 54 में रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए टाइम क्या था? 2 साल, बनाने के लिए 3 साल। 54B में एग्रीकल्चरल लैंड को खरीदने के लिए कितने साल? 2 साल। अच्छा, 54D में इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए, खरीदने के लिए और बनाने के लिए आपके पास 3 साल थे। और 54F में खरीदने के लिए 2 साल और बनाने के लिए आपके पास 3 साल थे विद इन स्पेसिफाइड टाइम। अब सुनो, इफ सच इन्वेस्टमेंट इज नॉट मेड बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, मतलब अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करा स्पेसिफाइड असेट्स में ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम तक, क्या है ड्यू डेट? 31 जुलाई और 30 सितंबर। तो 31 जुलाई या 30 सितंबर तक अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करा स्पेसिफाइड असेट में, तो गवर्नमेंट कह रही है कैपिटल गेन के पैसे को या ऑब्लिक करके नेट सेल्स कंसिडरेशन के पैसे को, याद करो नेट सेल कंसिडरेशन कहां पर होता था? सेक्शन 54F में। अगर आप इस पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर पाए ना, तो आप इस पैसे को फॉर द टाइम बिंग कहां पर जमा करवा दो? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करवा दो, और जमा करवाने का प्रूफ अटैच कर दो रिटर्न ऑफ इनकम के साथ। तो मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट सिंपल पता है क्या बोल रही है? गवर्नमेंट कह रही है अगर आप स्पेसिफाइड असेट्स में इन्वेस्टमेंट ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम तक नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप उस पैसे को जमा करवा दो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। कब तक? रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट से पहले पहले। अगर आप करवा देते हो और उसका प्रूफ रिटर्न ऑफ इनकम के साथ अटैच कर देते हो, तो हम आपको प्रोविजनल बेसिस पे, प्रोविजनल मतलब टेम्पररी बेसिस पे, हम आपको उसका एग्जेम्पशन दे देंगे। लेकिन आपको करना क्या है फ्यूचर में? जो आपने पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करवाया है ना, उसको निकालना है और यूटिलाइज करना है उसी पर्पस के लिए, उसी टाइम लिमिट में जो उन सेक्शंस में क्या थे? स्पेसिफाइड। तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसे को पड़े नहीं रहने देना है, आपको वो पैसा निकालना है और उसी काम के लिए यूटिलाइज करना है जिसका वादा आपने उन सेक्शंस में किया था और उसी टाइम लिमिट के अंदर अंदर। अच्छा, इफ द अमाउंट डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम इज नॉट यूटिलाइज्ड, मतलब आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा करवा दिया, उस बेसिस पे गवर्नमेंट ने आपको एग्जेम्पशन दे दी प्रोविजनल बेसिस पे, लेकिन आपने वो पैसा विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट यूटिलाइज नहीं करा, तो याद रखना जितना एग्जेम्पशन आपने लिया था ना, वो अब क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। कौन से ईयर में टैक्सेबल होगा? जिस ईयर में वो टाइम लिमिट जो सेक्शन 54, 54B, 54D, 54F पे क्या थी? स्पेसिफाइड। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम से पैसा निकाला ही नहीं, ठीक है, या निकाला लेकिन उस काम के लिए यूटिलाइज नहीं करा जो 54, 54B, D और F में मेंशन था, और उसी टाइम लिमिट के अंदर अंदर नहीं करा, तो गवर्नमेंट ने कहा जितना एग्जेम्पशन आपने पहले लिया था ना, वो अब आपके हैंड्स में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। मैंने पूछा कौन से साल में टैक्सेबल होगा? गवर्नमेंट ने कहा जिस ईयर में वो टाइम लिमिट एक्सपायर हुई ना, उस ईयर में वो कैपिटल गेन क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। ठीक है, तो ये केस है आपका कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का। चलो, बाकी मैं आपको ना एक लास्ट टॉपिक रहता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराता हूं। थैंक यू। हेलो एवरीवन। चलो, अब हम आपके इसके लास्ट टॉपिक पे आते हैं। ये भी सेक्शन 54 का ही पार्ट है आगे। लॉक इन पीरियड
इन केस ऑफ न्यू असेट एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। देखो ये ना बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, सिंपल बातें हैं, मेरी बात जरा सुनना। हमने कितने सेक्शंस करे हैं सेक्शन 54 में? 6। एक तो खुद सेक्शन 54 था, एक 54B, D, EC, EE और F। मुझे बताना जरा। उसने कहा है लॉक इन पीरियड इन केस ऑफ न्यू असेट। तो एक बात याद रखना, हम लॉक इन पीरियड यहां पर किसका डिस्कस कर रहे हैं? नए असेट का हम लॉक इन पीरियड डिस्कस कर रहे हैं। अब जरा याद करो सेक्शन 54 और मुझे बताओ सेक्शन 54 में नया असेट कौन सा था? बेचा कौन सा असेट था? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। और बदले में गवर्नमेंट ने आपको क्या करने को कहा था? परचेज करने को कहा था रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, या कंस्ट्रक्ट करने को कहा था रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अब सुनो उन्होंने क्या कहा, सुनो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा ये जो नया असेट, पहले तो सेक्शन 54 में नया असेट कौन सा है? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। उन्होंने कहा ये जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो या फिर बना रहे हो, इसे बेच नहीं सकते। लॉक इन पीरियड है कितने साल का? 3 साल का लॉक इन पीरियड है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑब्लिक कंस्ट्रक्शन। तो मुझे एक बात बताओ, खरीदने की डेट से 3 साल तक आप इस नए असेट को बेच नहीं सकते, और अगर कंस्ट्रक्ट किया है तो कंस्ट्रक्शन की डेट से 3 साल तक आप इस नए असेट को बेच नहीं सकते। क्या होगा अगर बेचा तो? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। सुनो सुनो ध्यान से। उन्होंने कहा अगर आपने ये नया असेट बेचा, अगर नया असेट बेचा 3 साल के पहले, तो जो नए असेट की कॉस्ट है ना, जो नए असेट की कॉस्ट है, दैट विल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्ट अर्लियर। कुछ नहीं, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देकर समझाता हूं। एक केस समझेंगे, हमारा पूरा चीज क्लियर हो जाएगी। देखना, ये देखो, आपको समझाता हूं। देखो सिंपल एग्जांपल रखेंगे, देखना। मिस्टर ए, इसके पास एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो इसने खरीदी थी 2004-2005 में। ए ने अपनी ये रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बी को क्या कर दी बताओ? बी को ट्रांसफर कर दी, ठीक है। कौन से ईयर में? 1920 में क्या कर दी? ट्रांसफर। कौन सी डेट को? डेट ऑफ ट्रांसफर 15 जून 19 को करी ये ट्रांसफर। अच्छा, इस ट्रांसफर पे आया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 2.5 करोड़ रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया। बात समझ आई? ध्यान से सुननी मेरी बात। पता है, आ जाओ एक बार सेक्शन 54 अब फिर से याद करो जरा। सेक्शन 54 क्या कहता था? सेक्शन 54 कहता था अगर कोई इंडिविजुअल है, उसने अपनी कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, ट्रांसफर पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, और अगर वो इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को क्या करवाना चाहता है? एग्जेम्प्ट करवाना चाहता है, तो बताओ उसे क्या करना पड़ेगा? या तो उसे एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी, या उसे एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी। कितने सालों में? अगर खरीदनी है तो खरीदने के लिए है 2 साल, और अगर बनानी है तो बनाने के लिए है उसके पास 3 साल। चलो एग्जांपल लेते हैं। उसने क्या करा? इस पैसे से एक न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सपोज परचेज कर ली। एग्जांपल ले रहा हूं, परचेज कर ली। कितने की? उतने की, पूरे 2.5 करोड़ की। तो उसने ये 2.5 करोड़
नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को खरीदने में क्या कर दिया, इन्वेस्ट। तो बताओ इससे हुआ क्या, उन्होंने कहा था अगर आप पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन्वेस्ट कर देते हो तो हम पूरी एग्जेम्पशन दे देंगे आपको। मतलब मुझे बताओ, याद करो सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन कितनी थी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लेस। तो 2.5 करोड़, तो कितना एग्जेम्प्ट हो गया, 2.5 करोड़ मैंने क्या करवा लिया बताओ, एग्जेम्प्ट करवा लिया। चलो यहां तक तो बात समझ आ गई। अब सुनना, बाकी की बात कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा था, सुनो, सपोज मैंने ये, उन्होंने एक बार पहले बताओ, ये नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कब तक खरीदने को कहा था, डेट ऑफ ट्रांसफर से 2 साल। तो 15 जून 19 से अगर मैं 2 साल देखूं तो 15 जून 21 तक आपको खरीदनी थी। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने ये 15 जून 20 को ही खरीद ली, 1 साल के अंदर अंदर खरीद ली। ये है डेट ऑफ परचेज। पता है अब उन्होंने क्या कहा, सुनना अब आगे की बात। उन्होंने कहा ये जो नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है ना, इसका लॉक इन पीरियड है। इस नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का क्या है बताओ, लॉक इन पीरियड। इस नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का लॉक इन पीरियड है कितने साल, 3 साल। मतलब जिस दिन खरीदी है ना 15 जून 20 को, वहां से 3 साल, यानी 15 जून 20 से 3 साल करो, 15 जून 23 तक आप इस रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते। लेकिन ए ने क्या करा, उसने ये रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कर दी सेल ऑन, सपोज 1 साल बाद 15 जून 21 को उन्होंने ये, मिस्टर ए ने ये रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी क्या कर दी, सेल, 3 करोड़ रुपए की। उसने ये रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी क्या कर दी, सेल, 3 करोड़ रुपए की। ठीक है, अब सुनो सुनो सुनो, अब ध्यान से सुनो। अब पता है गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा अब आपने हमारी बात नहीं मानी, हमने कहा था ये प्रॉपर्टी नहीं बेचनी है 3 साल तक, आपने 1 साल के अंदर अंदर ये प्रॉपर्टी बेच दी। तो याद रखना, सुनो सुनो, आप जब, ध्यान से सुनना, आप जब इस वाली रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का कैपिटल गेन निकालेंगे ना, जरा निकालो, कैसे निकालोगे इस वाली का, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। पहले बताओ कितने का बेचा, कितने की बेची, 3 करोड़ की, माइनस, अच्छा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करोगे या इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो डिपेंड करेगा शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है ना। 15 जून 20 को खरीदी थी और 15 जून 21 को बेच दी, 1 साल में। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में 2 साल होता है, तो खाली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा। ठीक है, उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा अगर आपने इस नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को 3 साल से पहले बेचा, तो याद रखना जो इस, ध्यान से सुनना, जो इस नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की कॉस्ट है ना 2.5 करोड़, उसको हम रिड्यूस कर देंगे। इस कॉस्ट को हम क्या कर देंगे, रिड्यूस, किस अमाउंट से, जितने का एग्जेम्पशन आपने पहले लिया था। तो 2.5 करोड़ की कॉस्ट को 2.5 करोड़ के एग्जेम्पशन से क्या कर देंगे, रिड्यूस। मतलब आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी मानी जाएगी, निल मानी जाएगी। तो नोटिस करा, कॉस्ट कम कर दी उन्होंने आपकी, कॉस्ट कम करोगे तो कैपिटल गेन बढ़ जाएगा, कैपिटल गेन ज्यादा आएगा तो टैक्स ज्यादा आएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा गलती से भी नया वाला असेट बेच मत देना 3 साल से पहले, नहीं तो नए वाले असेट की कॉस्ट को एग्जेम्पशन की अमाउंट से रिड्यूस कर देंगे। तो नए असेट की कॉस्ट 2.5 करोड़ थी, उसे एग्जेम्पशन 2.5 करोड़ से कम कर देंगे हम, यानी उसकी कॉस्ट कितनी मानी जाएगी, 0। कॉस्ट कम होगी तो कैपिटल गेन बढ़ जाएगा, कैपिटल गेन बढ़ेगा तो टैक्स ज्यादा आएगा। ठीक है, बस ये आपका कॉन्सिक्वेंस है अगर आपने 3 साल से पहले बेचा तो। ठीक है, चलो बाकी हमारे सेक्शन से अब खास कुछ नहीं है, सेम चीजें ही हैं। 54B में भी डू लिखा है मैंने, डू मतलब पहले तो 54B में नया असेट कौन सा था, एग्रीकल्चरल लैंड है ना।
नया एसेट कौन सा था? एग्रीकल्चरल लैंड। कब तक नहीं बेच सकते? वही सेम, 3 साल तक नहीं बेच सकते। अगर 3 साल से पहले बेचा तो वही कॉन्सिक्वेंस होगा, क्या? उस नए एग्रीकल्चरल लैंड की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कैप एग्जेम्पशन की अमाउंट से क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया जाएगा। नए एसेट की कॉस्ट कम होगी तो कैपिटल गेन उस पर ज्यादा आएगा, कैपिटल गेन ज्यादा आएगा तो टैक्स ज्यादा आएगा। सेम केस 54D में है। 54D में बताओगे क्या था? नया एसेट कौन सा था? उन्होंने कहा था या तो परचेज कर लो लैंड और बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, या इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए लैंड परचेज करके उसके ऊपर बिल्डिंग बना लो। कितने साल तक नहीं बेच सकते? फिर से बताओ। 3 साल तक नहीं बेच सकते। अगर बेचा तो नई वाली लैंड और बिल्डिंग की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को एग्जेम्पशन की अमाउंट से कम कर दिया जाएगा। मतलब पहले जो तीनों पॉइंट है उनके कॉन्सिक्वेंसेस और लॉक इन पीरियड हूबहू सेम है, कुछ चेंज नहीं है। अब पढ़ो 54EC। याद आता है 54EC में आपको क्या खरीदना था? बॉन्ड्स खरीदने थे। किसके? NHAI के बॉन्ड्स, RECL के बॉन्ड्स, या एनी बॉन्ड्स नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। याद आता है? दे शुड बी रिडीमेबल आफ्टर 5 years। तो एक बात तो वहीं से क्लियर हो गई ना, 5 साल बाद रिडीम होने चाहिए। तो लॉक इन पीरियड कितना हो गया? 5 साल। मतलब उन बॉन्ड्स को 5 साल से पहले आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। और एक बात याद रखना, गलती से भी उन बॉन्ड्स को प्लेज करके लोन भी मत ले लेना, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक बात कहा है, अगर आप बॉन्ड्स को प्लेज करके लोन लेते हो ना तो उसे माना जाएगा ट्रांसफर, नॉर बी यूटिलाइज्ड फॉर अवेलिंग लोन। अगर आपने प्लेज करके लोन लिया तो उसे डीम्ड ट्रांसफर मान लिया जाएगा। और पता है यहां पर अब थोड़ा सा डिफरेंस है, सुनो यहां पर डिफरेंस है। वैसे तो आप बताओ बॉन्ड्स को कितने साल तक ट्रांसफर नहीं कर सकते? 5 साल तक। अगर करा तो कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड अर्लियर, जितना कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन आपने लिया था वो अब क्या हो जाएगा? टैक्सेबल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कौन से ईयर में टैक्सेबल होगा? जिस साल में आपने प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन करा है, जिस साल में आपने लॉ को वायलेट करा है, उस साल में वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। तो नोटिस करो इसमें और इसमें चेंज क्या है। यहां पर कैपिटल गेन जो एग्जेम्प्ट हुआ था वो LTCG की तरह टैक्सेबल नहीं हो रहा है। यहां पर नए असेट की कॉस्ट को कम कर दिया गया है, जिसकी वजह से कैपिटल गेन बढ़ गया और टैक्स बढ़ गया। यहां पर नए असेट की कॉस्ट को नहीं छेड़ा गया है, नए असेट की कॉस्ट एज इट इज है। बस उन्होंने कहा जितना कैपिटल गेन पहले एग्जेम्प्ट हुआ था वो अब क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। कौन से ईयर में? जिस साल में आपने रूल का वायलेशन किया है। अच्छा 54EE बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है। अच्छा EE में आपको क्या खरीदने थे? याद करो, यूनिट्स नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कितने साल तक नहीं बेच सकते? 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। कैन नाइदर बी ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड नॉर बी यूटिलाइज्ड फॉर अवेलिंग एनी लोन। मतलब यूनिट्स को प्लेज करके बैंक से लोन भी नहीं ले सकते, उसे मान लिया जाएगा डीम्ड ट्रांसफर। डीम्ड ट्रांसफर मान लिया जाएगा। और अगर आपने 3 साल से पहले उन यूनिट्स को बेचा तो जितना एग्जेम्पशन आपने पहले लिया था उतना अमाउंट अब क्या हो जाएगा? टैक्सेबल एज LTCG। कौन से ईयर में? जिस साल में आपने रूल का वायलेशन किया है। और 54F, पहले तो 54F में बेचा क्या था? एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। और इन्वेस्टमेंट किस में करना था? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में, चाहे खरीदो चाहे बनाओ। उन्होंने कहा 3 साल तक नहीं बेच सकते उस रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को। बेचा तो जितना एग्जेम्पशन आपने पहले लिया था उतना अमाउंट अब क्या हो जाएगा? टैक्सेबल एज LTCG। कौन से ईयर में?
जिस साल में आपने रूल का क्या किया है, वायलेशन। ठीक है, अब ये खत्म हुआ आपका पूरी एग्जेम्पशंस। बाकी कल आपकी इसकी ना मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्लास लगाएंगे, जिसमें हम कैपिटल गेन के टैक्स रेट्स वगैरह हम डिस्कस करेंगे। तो एक ना गो थ्रू आप मारोगे पूरे सेक्शन 54 पे। ठीक है, चलो बाकी हम कल करते हैं। थैंक यू।